स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। और कल हमने डिस्कशन किया था एक टॉपिक के बारे में जिसके अंदर हमने बायोमेडिकल टेक्निक्स की हमने स्टार्टिंग की थी। और उस बायोमेडिकल टेक्निक्स के अंदर हमने कल टेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, टीएलसी और डीएलसी टेस्ट के बारे में हमने अच्छे से रीड किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू बायोमेडिकल टेक्निक, जैव चिकित्सा तकनीक से ही ये रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ऑटो एनालाइजर। ठीक है, बात क्या, ऑटो एनालाइजर। आपको अगर याद होगा तो जब कल मैंने आपको टेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने फोटो हीमोग्लोबिनोमीटर के साथ में जो एनालाइजर है, बेसिकली इसका नाम मैंने वहां पे जो ऑटो एनालाइजर है उसका नाम मैंने वहां पे लिखा था। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये समझना है कि एक्चुअल में ऑटो एनालाइजर जो है वो होता क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि बेसिकली बहुत सारे डिजीज को पता लगाने के लिए हमारी जो साइंस है उसने बहुत सारे जो इन्वेंशंस हैं वो कर लिए हैं। और हाँ, आज के टाइम में हम किसी भी मशीन के थ्रू हम डिजीज के बारे में बहुत इजीली हम पता लगा सकते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली है कि हम ये भी तो नहीं कह सकते कि बेसिकली किसी भी एक कैंडिडेट की बॉडी में एक ही डिजीज होगी या एक टाइम पर एक ही डिजीज होगी। हो सकता है कि उसकी बॉडी में मोर देन वन, मोर देन टू या बहुत सारे डिजीज एक साथ अटैक कर दे। तो हम उस टाइम उनको पता लगाने के लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यानी कि विशेष युक्ति का उपयोग करते हैं जिसका नाम है ऑटो एनालाइजर। ठीक है, जनरली अगर अपन बात करें तो जितनी भी डिजीज होती हैं, जितनी भी, उन सबका करेक्शन जो होता है वो ब्लड से ही होता है। यानी कि आपको अगर ब्लड सैंपल के थ्रू आप उसका कहीं ना कहीं पर आप उसके बारे में 99% डिजीज का पता लगा सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि ऑटो एनालाइजर जो है हम इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं। जनरली अगर मैंने आप यहां पर देखें एक फॉर्मेट बनाया हुआ है और मैं यहां पर एक लाइन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है ल्यूकोसाइट काउंट, एरिथ्रोसाइट साइज, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, लेवल ऑफ ग्लूकोज, लेवल ऑफ यूरिया, लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम्स कितने हैं और प्रोटीन्स की क्वांटिटी आपकी बॉडी में क्या है। इन सभी के बारे में आपको केवल एक जो मशीन है वो मशीन आपके बारे में बता सकती है, वो है ऑटो एनालाइजर। और बेसिकली इस मशीन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें एक ही टेस्ट के थ्रू आप बहुत सारी जो है डिजीज के बारे में पता लगाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर यह आती है कि मान लीजिए आपने टेस्ट किया और आपकी बॉडी के अंदर अगर ये चीजें आपको दिख रही हैं तो आपकी बॉडी में कौन कौन से डिजीज होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे नंबर 1 अपन लेते हैं कि ब्लड शुगर और ब्लड ग्लूकोज, कि यदि आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और उसके अंदर शुगर का लेवल हाई है, ठीक है, आपको पता होगा कई बार शुगर का लेवल जो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उससे हमारे हार्ट पर भी अटैक आता है, जिससे कि चेस्ट पेन या माइनर हार्ट अटैक या कभी कभी मेजर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो यदि अगर आपके ब्लड में अगर शुगर का लेवल बहुत हाई जा रहा है तो बेसिकली 2 डिजीज वहां पर क्रिएट हो सकती है, दैट इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज। मतलब कहने का यह है कि आपकी बॉडी में ये इंडिकेट करेगा हाइपरग्लाइसीमिया कि बेसिकली द शुगर लेवल इज वेरी हाई इन योर ब्लड। ठीक है, बात फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड आता है सीरम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करता हूं तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है हार्ट अटैक के लिए। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है अगर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कहां से, अगर आप कोई भी एक ऐसा फैटिक या फैट वगैरह अगर आप मैक्सिमम ले रहे हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर सीरम कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ रही है तो बेसिकली मिक्सिडिमा या बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म या एक डिजीज और जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं प्लॉक, और प्लॉक का डेवलपमेंट होता है व्हेन इन योर ब्लड फैट, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अगर ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं तो मतलब कहने का ये प्लॉक बनेगा, आपके हार्ट पे जो है एक लोड आ सकता है, प्रेशर आ सकता है। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म की बात करूं मैं तो बेसिकली जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है,
उससे जब एक्सेस क्वांटिटी में थायरॉक्सिन एक्सक्रीट होता है, दैट इज नोन एज द हाइपरथायराइडिज्म। तो मींस कहने का ये है कि एक्चुअल में अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो मिक्सिडिमा, हाइपरथायराइडिज्म और एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज जो है इनके एक इंडिकेशन हो सकता है, सूचक हो सकता है। यहां तक बात ठीक है। फिर आता है बात यहाँ पे एक और, जिसका नाम है सीरम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज आइसोएंजाइम टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं LD1 से LD5। एक्चुअल में 5 होते हैं, LD1, LD2, LD3, LD4, LD5। बात क्लियर है? ठीक है। LD की जो अपन यहाँ पे फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो है लैक्टिक क्या, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। अगर मान लीजिए LD1 और LD2 की क्वांटिटी अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो रही है तो मायोकॉन्ड्रियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि कभी कभी क्या होता है, हमारे हार्ट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से वहां की जो सेल्स होती है दे बिकम श्रिंक, दे बिकम डेड, या मैं ये भी कह सकता हूं कि बेसिकली वो काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड डिजीज या दिल का दौरा, हार्ट अटैक जो है वो क्रिएट हो सकता है यदि LD1 और LD2 की क्वांटिटी ज्यादा हो। अगर बाय द वे LD4 और LD5 की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो हेपेटाइटिस डिजीज, हेपेटाइटिस कोई नई डिजीज नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में कि बेसिकली जो जॉन्डिस, ठीक है, जो वायरल वगैरह के बारे में बताया था मैंने आपको, वो इसी से क्रिएट होता है। तो मतलब कहने का ये है कि उस टाइम पर आपके जो लीवर पार्ट भी इफेक्टेड हो रहा है हेपेटाइटिस डिजीज में, कब, जब LD4 और LD5 की क्वांटिटी हो जाती है ज्यादा, मैंने ब्रैकेट में वहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है। फिर आता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं SGOT। एक बात याद रखें, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आपको टर्म्स इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी, नेम सारे इंग्लिश में ही चलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में बता रहा हूं, अगर हिंदी में होता तो मैं इसका हिंदी में मीनिंग आपको बता देता। ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये सेरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज यानी कि SGPT, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी शॉक और हेपेटाइटिस। सर्कुलेटरी शॉक कि आपकी बॉडी में जो हार्ट है वो एक तरीके की पंपिंग मशीन है जो एक्चुअल में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। अगर उसकी सर्कुलेशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कम हो सकती है जब आपका ब्लड थिक हो जाए। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उस टाइम में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको अपन बोलते हैं सर्कुलेटरी शॉक। और हेपेटाइटिस तो मैंने भी आपको बताया ही, हेपेटाइटिस डिजीज होने के भी इसमें चांसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। फिर आता है ब्लड यूरिया। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं पर आपका किडनी पार्ट भी इफेक्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रेटिक डिजीज, जो कहीं ना कहीं पर हमारे नेफ्रॉन वगैरह को इफेक्ट करती है मोस्टली। और यूरिया जो है, ठीक है, अगर आपके ब्लड में ज्यादा आ रहा है, आपने ऑटो एनालिसिस के थ्रू पता लगा लिया, उसके बाद में आप जज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। जनरली होता क्या है कि जो ऑर्गन के पास में एक सेपरेट वर्क है, लीवर की अगर अपन बात करें, लीवर के पास एक सेपरेट वर्क है, ब्लड की बात करें, ब्लड के पास में एक सेपरेट है, तो मींस कहने का ये जब इनके पास सेपरेट वर्क है और अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, दैट मींस कि वो ऑर्गन जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है सेरम बिलिरुबिन। बिलिरुबिन भी कहीं ना कहीं पर जॉन्डिस के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है और पूरी तरीके से। ठीक है। एक्चुअल में दैट इज नोन एज द पिगमेंट। और बिलिरुबिन जो होता है दे गिव्स द येलो कलर। ठीक है। और बेसिकली क्या है कि जो बिलिरुबिन पिगमेंट है, जब ये अपने ब्लड के साथ में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जनरली अगर मैं डिजीज की बात करता हूं, जब हमारा लीवर पार्ट किसी वायरस से इफेक्टेड होता है और उस टाइम पर जो बिलिरुबिन पिगमेंट है दे आर सर्कुलेट विद द ब्लड एंड द ब्लड, जो बॉडी का जो कलर है, द कलर ऑफ द बॉडी दे बिकम येलो, वो येलो के अंदर अगर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस दैट इज अ सिंबल ऑफ द जॉन्डिस। सबसे पहले हमारे नेल्स और हमारी आईज में पता चलता है। तो मींस कहने का ये है कि अगर मान लीजिए अगर बिलिरुबिन पिगमेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या अगर पर्सिनियस एनीमिया, एनीमिया जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, बहुत ही डेंजर हो, सॉल्यूशन बहुत हाई लेवल पर हो, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसी क्वांटिटी एक्सेस कम होती जा रही है। इसके बाद में आता है एलिजा टेस्ट। ठीक है। एलिजा टेस्ट जिसको बोलते हैं अपन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। ठीक है। जनरली जो एलिजा टेस्ट है वो सबसे पहले जो होता है वो तो एड्स के लिए ही होता है। ठीक है। और एड्स से रिलेटेड हो रहा है, इसलिए जितनी भी सेक्सुअल रिलेटेड जो डिजीजेस हैं
यानी कि लैंगिक संबंध द्वारा, उनके लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा रूबेला टेस्ट जो होता है, रूबेला के लिए भी एलिजा टेस्ट कहीं ना कहीं पर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और विडॉल के बारे में मैं आपको डिजीज में पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से कि बेसिकली जो टाइफाइड जो डिजीज है, कौन सा टाइफाइड जो डिजीज है, उसके बारे में पता लगाने के बाद विडॉल टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो टेस्ट है, इन सबके टेस्ट के लिए आप ब्लड का सैंपल लेके और उसको बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। और जिसके लिए ऑटो एनालाइजर जो मशीन है, वो मशीन कहीं ना कहीं पर आपकी बहुत हद तक हेल्प कर सकती है। ठीक है, ये बात यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है क्या, ईएसआर। क्या नाम है, ईएसआर। ईएसआर के बारे में, ठीक है, कि ईएसआर जो है ये क्या होता है। ठीक है, देखिए ईएसआर को जनरली अपन हिंदी में बोलते हैं रक्ताणु अवसादन दर। ठीक है, और जनरली अगर अपन इंग्लिश में बात करें इसको, तो इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, देखिए ईएसआर के लिए जनरली हम सबसे पहले एक बात तो ये चीज क्लियर रखें कि हम हमारे होल ब्लड को एक एंटीकोगुलेंट, जिसको आप बोलते हैं प्रतिस्कंदक, ठीक है, प्लस ब्लड, इसको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम एक्चुअल में एक ट्यूब के अंदर इसको हम रख देते हैं। ठीक है, इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि अवसादन क्या होता है, सेडिमेंटेशन मीन्स क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में कोई एक लिक्विड है, कोई भी एक तरल है, और उस लिक्विड में अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कराया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके तल पर, यानी कि उसके बिल्कुल डेप्थ पार्ट पर बैठने लग जाते हैं। और जो उसके डेप्थ पर बैठने लग जाते हैं, इसी प्रोसेस को अवसादन दर कहते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज सेडिमेंटेशन। इस सेडिमेंटेशन में कितना टाइम लगता है, उसके बेसिस पे हम ईएसआर के रेट को यहां पर जजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात यह आती है कि जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो हुआ क्या। जब आपने इनको मिला दिया तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आरबीसी है वो एक्चुअल में प्लाज्मा के कंपैरिजन में हैवी है, और हैवी होने के कारण, भारी होने के कारण ये एक समय के बाद इस ट्यूब में नीचे की ओर बैठ जाती है। नीचे की ओर बैठना, ठीक है, बॉटम पार्ट। तो मीन्स कहने का ये है कि एक्चुअल में जब आपने इस प्रोसेस को किया, तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं बताता है आपको कि आपकी एक देखो फिक्स टाइम होता है। अगर जनरली मैं वैसे बात करूं तो मेल के अंदर 0 to 15 मिलीमीटर पर आवर रेट आती है, जबकि फीमेल के अंदर अगर अपन बात करें तो 0 to 20 मिलीमीटर पर आवर रेट आती है। लेकिन अगर मान लीजिए ईएसआर की रेट इससे कहीं थोड़ी बहुत डिफरेंटिएशंस में आ रही है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई जो डिजीज है वो क्रिएट हो रही है। बात समझ में आई यहां तक? अब बात यहां पर ये आती है कि ईएसआर के लिए हम जनरली किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या आज के टाइम में जो पैथोलॉजी लैब है वो पैथोलॉजी लैब किस तरीके से इस पर वर्किंग है। जनरली अगर मैं बात करूं, जो पैथोलॉजी लैब्स हैं, वैसे तो देखो इसकी दो जो मेथड है वो यहां पर चलते हैं। इसमें से एक को तो आप बोलते हैं वेस्टर ग्रेन मेथड, और एक को आप बोलते हैं विंट्रोब। एक को आप बोलते हैं क्या, विंट्रोब मेथड। लेकिन एक्चुअल में जो हमारी पैथोलॉजी लैब है उसके अंदर ये वेस्टर ग्रेन जो मेथड है, इसी का ही मैक्सिमम जो यूज है वो किया जाता है। बात समझ में आई यहां तक?
जनरली क्वेश्चन हमसे कई बार मेल और फीमेल का नॉर्मल ईएसआर पूछ लिया जाता है। अब बात यहां पर ये आती है कि मान लीजिए आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज जो है वो क्रिएट हो रही है इसके बेस पर। ठीक है, देखिए जनरली क्या है, जैसे ईएसआर रेट अगर बढ़ रही है आपकी, ठीक है, ईएसआर जो रेट है जो मैंने भी आपको बताई है, अगर इससे ज्यादा हो रही है, कब होगी ज्यादा? इंक्रीज ऑफ ईएसआर रेट कब होगी? जब आपकी बॉडी में कोई एक डिजीज क्रिएट हो रही है। डिजीज से मेरा मतलब देखो बहुत सारा है। मान लीजिए वो डिजीज हो सकती है टीबी, ठीक है, या हो सकता है ट्यूमर, हो सकता है क्या? ट्यूमर। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह का ट्यूमर बन रहा है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द कैंसर, तो उस टाइम पर भी ईएसआर जो रेट है वो बेसिकली बढ़ जाती है। जब आपका एज फैक्टर जब आपका बढ़ता है तब भी ईएसआर जो रेट होती है वो इंक्रीज होती है। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में उसके अंदर भी ईएसआर जो रेट है वो ज्यादा होती है। कोई भी जो एनीमिया पेशेंट है, उस एनीमिया पेशेंट के अंदर भी ईएसआर रेट जो है वो ज्यादा होती है। और ऐसी बहुत सारी जो डिजीज है अगर वो बॉडी के अंदर हो रही है तो कहीं ना कहीं पर आप समझ सकते हैं कि डिजीज जो है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ईएसआर के लिए जनरली हमारे पास में तो ये है ही, लेकिन आज के टाइम में ईएसआर टेस्ट के लिए एक नई मशीन और चलाई है जिसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटेड मशीन। और इस मशीन के थ्रू टेस्ट तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुरंत टेस्ट होता है, स्पीड इसकी फास्ट है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर चांसेस होते हैं 25 to 30% किसी ना किसी एक मिस्टेक के क्रिएट होने के। और मिस्टेक क्रिएट होने की वजह से कहीं ना कहीं जो इसका यूज है वो बहुत ही कम लेवल पर किया जाता है, लेकिन तुरंत जो है ये रिजल्ट देने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो आज के हमने वीडियो में डिस्कस किया है ऑटो एनालाइजर के बारे में और ईएसआर के बारे में। ठीक है, काफी बार इसमें बोर्ड में से क्वेश्चन निकल कर आते हैं आपके, और ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके अंदर भी इसमें से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। इसके बाद जो आपका जो वीडियो बनने वाला है नेक्स्ट, वो है ईसीजी, ईईजी, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, जो मोस्ट हमारे नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे सोशल जो है हमारे यूजेस के बेसिस पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप इस सबको नोट कर लें अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बना के, आपको किसी ना किसी एग्जाम में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।